अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसारा राना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस दुआ के साथ इस हफ़्ते का आगाज़ करते हैं कि ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी मस्बत तब्दीलियाँ लेके आए, अच्छी ख़बरें लेके आए और ये हफ़्ता पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा साबित हो। एक नज़र डालते हैं अखबारात की हेडलाइंस पे और फिर प्रोग्राम पे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़ेह किया है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। दुनिया में दहशतगर्दी की वजह अमेरिका बना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू आज के तमाम कौमी अखबार में डिस्प्ले किया गया है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। दुनिया को कुछ दो की कुछ लो की पॉलिसी अपनाना होगी। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को हाईलाइट किया। अफगानिस्तान में तालिबान का कोई मुतबादिल नहीं, दुनिया को इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। इसी खबर को रोजनामा जंग ने इस तरह पेश किया। 18वीं तरमीम से मसाइल आए, स्ट्रेटेजिक सिम पर मेरी टीम और पिंडी का ज़हन भी वाजे है कि किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर काम करे। अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा क्या ऑप्शन है, इन्हें तस्लीम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। शहबाज को चौधरियों से कुछ नहीं मिलेगा, सदके थानेदार तो जिसने माँ याद करा दी। चौधरी फवाद हुसैन। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट क्लेम्स PMLN टू स्प्लिट इनटू मोर फैक्शंस सून। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, तालिबान ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान राइट नाउ। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, 18th अमेंडमेंट काजेज मैनी इश्यूज PM। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, पाकिस्तान वांट्स टू मेंटेन टाइज विद ऑल PM। डॉन अखबार ने भी वज़ीर-ए-आज़म के बयान को ही फ्रंट पेज पर कवरेज दी। नो रिफॉर्म्स विदाउट 2/3 मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, PM इमरान खान। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से मुलाकात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। KPK बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, PTI की सियासी बरतरी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना ही होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म का तलम्बा वाक़े का नोटिस, स्कूल थाना मेंबर में इस्लाहात ज़रूरी, चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा दुनिया का इदारिया, हजूम का तशद्दुद, समाजी अलमिया। और आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ में खालिद भट्टी साहब का आर्टिकल, डेमोक्रेसी अंडर अटैक, और टॉप 10 ट्रेंड है ट्विटर का, हो गई इंसाफ की जीत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? हफ्ते का पहला दिन है और एनर्जी ज़रा हमारी माशाल्लाह आगाज़ में ही बेहतर है। आपसे खास तौर पर नजर आ रही, बड़े फ्रेश हैं आज आप। बस, और आज तो सलमान भी वापस आ गया। सलमान भी वापस आ गए। सलमान के तवानाइयाँ जुलाइयाँ जो हैं वो भी वापस आ गई हैं, और वापस नहीं आई तो शहबाज शरीफ साहब की वो ख्वाहिश वापस नहीं आई जो वो लेके गए थे चौधरी बिरादरान के पास मुलाकात के लिए। 14 साल बाद उनके दर पे हाज़िरी दी उन्होंने, और हाज़िरी देने के बाद लेकिन वो बेनीलो मुराम जो हैं वापस आ गए। तो शफीक साहब, आप समझते हैं कि जो 14 साल की मुलाकात है वो एक बार फिर रायगा गई और चौधरीयों ने हाथ नहीं पकड़ाया? देखें, ये जो अपना अपोजिशन का ये शो है ना, ये अपना कुछ संजीदा एफर्ट से हटके ये है, शो ऑफ है। यानी वो शेल्फ लाइफ उसकी बताते हैं, वो अपना आनियाँ जानियाँ पंजाबी कहते हैं ना, इनकी आनियाँ जानियाँ हैं। इसमें कोई संजीदा एफर्ट या वो कोई नहीं, किसी ने भी इसकी ना उनको यकीनदारी नहीं कराई। हम पहले बात कर चुके हैं कि ये अपना ये हुकूमत का हिस्सा है, और हर सियासी पार्टी जो होती है वो हुकूमत में आने के लिए होती है, तमाम कोशिशें उसकी हुकूमत में आने की होती हैं। अब ये हुकूमत का हिस्सा है, पार्लियामेंट के मेंबर, अपना कैबिनेट के मेंबर हैं, और ये क्यों ये क्यों चाहेंगे कि भाई ये एक और इम्तिहान में पड़ जाएं? खुदा न खास्ता कोई ऐसे अगली हुकूमत आती है तो वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और ये चीज़ है ना कि ये या अगर संजीदा होती है ना, फिर मौलाना फजल का आज बयान है हमारे नंबर पूरे नहीं हैं, हम तब लाएंगे जबकि आदमी हमारे पास नंबर पूरे हो जाएंगे। जब नंबर पूरे नहीं तो आप भी तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्यों कौम को हैजान और मुतला कर रहे हैं? और फिर आपको जो मीडिया ब्रिगेड है, सिटी से लेके नीचे तक सब देख लेंगे। वो लेटेस्ट उन्होंने कहा कि भाई ये फरवरी नहीं क्रॉस करेगा।
लेकिन साथ ही वो एक लेकिन लगा देते हैं। लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर अब में वो अपना लॉन्ग मार्च होगा वो, और फिर आपका वो होगा क्या कहते हैं उसको, धरना होगा। आप कहीं किसी एक जगह रुक जाएं, चूँकि चुनाचे लेकिन इफ बट्स में ये सारा ये फंसा हुआ है। और ये मैं तो देखा ना, मैं तो चौधरी साहबान के भी मेरी उनके क्या आप फ्रेज इस्तेमाल करते होते हैं, बेडरूम तक रसाई, और शरीफ बरादरान की मेरी बेडरूम तक रसाई थी। तो ये इतना हेट्रेड उनकी नफरत उनमें थी कि ये मैं बता नहीं सकता आपको। अब देखें अशरफ मार साहब जिनके बहनोई जो मर्डर हुए थे, SSP गुजरांवाला थे, उन्होंने जो उस वक्त इंकशाफात किए थे वो मैंने सारे डिटेल दी थी। उस पर ये पूरा ये ना नून लीग हिल गई थी। फिर आप देखेंगे ये जो उनके चौधरी मंजूर अलाई थे, जो उनके वालिद, इनके दफ्तर पे अटैक किया। शहबाज शरीफ CM थे और उनको दफ्तर, खैर वो पहले निकल गए थे लेकिन उनका दफ्तर तोड़ फोड़ कर दिया, FIA गई थी। और फिर इसके अलावा इनके ना, जब ये अपना पिछले दौर हुकूमत में, जब ये इनकी हुकूमत में नहीं थी, इनकी चौधरी साहबान नहीं थे, इन्होंने क्या क्या इनके साथ नहीं किया। ज़ातियात में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ज़ाती हद तक वो उनके खिलाफ रहे। बिल्कुल सही। सियासी तो मुखालिफ थे ही ना। फिर आप देखें जब वादा किया गया, मियाँ शरीफ ने वादा किया था कि हम तुम्हें वज़ीर आला बनाएंगे, और वो वादा फिर किसके वो उन्होंने कर दिया, वाई को बना दिया, क्योंकि चौधरी साहबान ना आए। जब आपको एक सियासी तौर पे एक पार्टी मुसलसल डैमेज करती चली आ रही है, आपका वजूद तस्लीम नहीं कर रही, और आपको जो आपका ड्यू शेयर है वो नहीं देना चाहती, तो फिर आप मैं हैरान हूँ कि ये आपस में मुलाकातें कैसे कर लेते हैं। ये क्या इनके पास कोई गिदर सिंगी है, या क्या इनका ज़मीर सो जाता है कि जब ऐसी मुलाकातें करती हैं। और फिर कहते हैं अदम एतमाद के लिए गए थे। हमारी इतलात हैं कि वहाँ अदम एतमाद की बात ही नहीं हुई। वो सिर्फ चौधरी साहब शुजा साहब की उन्होंने अपना इयादत की। और फिर देखें अगर फिर MKM के बारे में मुलाकात कीजिए, वो अदम एतमाद, क्या MKM ने कोई बात की उस वाले से? तो ये बस आनिया जानी है, ये सियासी जो है गहमा गहमी के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ये असल वो एजेंडा जब सलमान साहब अक्सर बात करते हैं कि ये इनका 23 का इंतखाब है। बिल्कुल ठीक। और उसमें बस ज़रा ना, क्योंकि हर सियासी पार्टी को चाहिए होता है, वो कोशिश करती है कि वो मीडिया में आए और अपने आप को मनवाए। तो ये एक फजूल सी एफर्ट है, इसमें वो जान नहीं है कि ये कोई अदम एतमाद ला सकें या कोई ये बेल मंडे चढ़ सके। बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट शेयर करते हैं सलमान, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक रिपोर्ट देखिए जी। EDM को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमें पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आजकल हमारा जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, अगर EDM लेना चाहे हमसे तो किराए पे भी ले सकती है। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े, जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है, अगला नाकाम हो जाएगा तो इस ब्लैकमेलिंग से भी जान दो। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे बिल से बाहर निकलने के लिए शोर मचाते हैं। अभी तक अपोजिशन अदम एतमाद की तारीख नहीं दे सकी। इन दिलों में तेल नहीं, तहरीक अदम एतमाद के लिए पाँव पर खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर मदरसे के बच्चों के साथ सियासत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजलुर रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती, लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर जलसे जुलूस करना चाहती है। बदकिस्मती है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि परवेज इलाही शहबाज शरीफ को चाय पिलाएंगे, इससे ज्यादा इन्हें काफ लीग से कुछ नहीं मिलेगा। परवेज इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय पिलाएंगे और उनका चौधरी साहबान का एक हमेशा से एक राह है कि जो भी एक सियासी डेरा है लोग आते जाते रहते हैं, इससे ज्यादा PMIQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि मकसूद चपरासी का केस जल्द शुरू होगा, ख्वाहिश है केस लाइव दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए और शाम को जरदारी की दावत कर दी। जी सलमान साहब, कल चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद वो नतीजा जो है इत्तलात यही है कि ज़ीरो था। देखिए, ये जो सियासत और इक़्तिदार के खेल की मजबूरी होती है ना, इसमें आपको कई सियासी यूटर्न लेने पड़ते हैं। यही मुस्लिम लीग नून थी जो कल तक चौधरी बरादरान के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार करती थी, वो हम सब के सामने है।
आज इक़्तिदार की मजबूरी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए वो आज चौधरी बरादरान के पास चले गए। पहली बात तो ये। मेरा सवाल बुनियादी नौइयत का ये है कि चौधरी बरादरान के को देने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास क्या है? क्योंकि शरीफ ख़ानदान की रिवायत तो ये रही है हमेशा से कि वो इक़्तिदार जो है और ताकत जो है अपने ख़ानदान से बाहर नहीं निकालते। माजी में भी जिस वक्त चौधरी परवेज़ लाई ने वज़ीर आला पंजाब बनना था तो वहाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया था। तो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिसकी बुनियाद पे वो चौधरी बरादरान को राम कर सकते हैं कि जनाब अगर आप हमें साथ दें तो हम आपको इक़्तिदार के हिस्से में ये कुछ दे सकते हैं? वो तो मुस्लिम लीग नून ने देना नहीं है। दूसरी बात यह कि चौधरी बरादरान इस वक्त मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार के साथ इंजॉय कर रहे हैं। कौन सी ऐसी उनकी सियासी मजबूरी है जो वो इस वक्त मुश्किल में है और वो जो है वो उनका साथ देने की कोशिश करेंगे? तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ये जो मुलाकात है, क्योंकि चौधरी बरादरान की का जो सियासी डेरा है उसकी खूबी है कि जो भी आना चाहे वो उसको इजाज़त होती है। ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे हुई है, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। चौधरी शुजात की आदत के हवाले से वो वहाँ पे गए, चाय पी है और चाय पी के फिर उसकी चाय की प्याली में से जो तूफ़ान निकालने की कोशिश की गई है कि जनाब आप हमारा साथ दें और जो हुकूमत को घर भेजने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम इस पर मुशावरत करेंगे, देखेंगे, बैठ करेंगे, लेकिन इसमें से निकलना कुछ नहीं है। इसलिए कि चौधरी बरादरान भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो माजी के ज़ख्म हमें मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं वो उसको भूले नहीं है। और उन्होंने तो देखिए, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने चौधरी अपना मजीद निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया था तो मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून और काफ एक हो जाए। तो मैंने पूछा फिर उसमें रुकावट क्या है? उसने कहा शरीफ ख़ानदान। मैंने कहा शरीफ ख़ानदान से मुराद क्या है? तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो किसी किस्म की हिस्सेदारी के ऊपर यकीन ही नहीं रखता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मुलाकातों का मकसद जो है सिवाय एक सोशल गैदरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जो है ये पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा नहीं है। ये बहुत से लोग मिस कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में उसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी जैसे मुस्लिम लीग नून लेना चाहती है। क्योंकि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की कामयाबी की सूरत में जो नवाज शरीफ साहब की शर्त है ना कि इसके फौरी बाद इलेक्शन करवाया जाए, वो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है, ना वो सिंध की हुकूमत कुर्बान देना करना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। एक सोशल गैदरिंग है, मिलते रहें, मुलाकातें करते रहें, एक दूसरे को खाने सोने खिलाते रहें, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुलाकात जो है महज एक रस्मी मुलाकात जिसे कहते हैं ना उस तक महदूद रहेगी। इसके अंदर से कोई बड़ा तूफान निकालने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे कम से कम उसके इम्कानात नज़र नहीं आते। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने फैसिलिटेटर का रोल अदा किया इस मुलाकात में और दोनों को कहा कि आप मिलें। तो आसिफ अली जरदारी का एक क्या इंटरेस्ट है इस सारी गेम में? देखिए, मैं आपको बताऊं राणा साहब कि आसिफ अली जरदारी पर तो चौधरी बरादरान इत्माद कर सकते हैं, लेकिन और मौलाना फजलुर रहमान पर भी कर सकते हैं, लेकिन शरीफ बरादरान पर खुसूसन शहबाज शरीफ साहब पर तो किसी सूरत वो इत्माद नहीं कर सकते। और ये बद इत्मादी की जो चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान के दरमियान जो बद इत्मादी की सूरत हाल है, इसकी एक हिस्ट्री है। और ये 1986 में पहली बार परवेज़ इलाही ने मलिक अल्लाह यार खां, मखदूम अल्ताफ़ अहमद और नसरुल्लाह दरेशक के साथ मिलकर जो है अदम इत्माद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब वो वज़ीर आला थे तो उस वक्त पेश करने की कोशिश की और इस दौरान उनकी महाज रही हुई। और उसके बाद जो है ये इत्माद की फ़ज़ा जो है दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो है वो आज तक कायम नहीं हो सकी। और एक बार तो शहबाज शरीफ साहब के दबाव पर नवाज शरीफ साहब ने खाना तय करके जो है वो चौधरी बरादरान के साथ वो मनसूख कर दिया। तो अब भी वो जो जरदारी पर इत्माद इसलिए करते हैं कि जरदारी चाहता है कि अगर कोई तब्दीली का अमल शफीक साहब होता है पंजाब में तो फिर उसका जो बड़ा रोल है वो चौधरी बरादरान को मिलना चाहिए। लेकिन शरीफ बरादरान इस रोल देने के हक में किसी सूरत जो है वो तैयार नहीं है। कल आपने देखा कि ना तो मीटिंग के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई बयान जारी हुआ दोनों तरफ से, और शहबाज शरीफ साहब जो है खामोशी से वहाँ रवाना हो गए। यही नतायज निकले हैं कल की मीटिंग। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, ये मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या सियासत का कोई दीन, कोई किबला काबा नहीं होता? यानी कि चलें, अब एक सियासी मुखालफत तो एक होती है,
आते जाते रहते हैं। लेकिन जब आपकी ज़ातियात और आपके तबाह करने का एक पार्टी का मंशूर हो कि इसको नहीं मानना है, इसको हमेशा उन्होंने अपना चौधरी बरादरान को हमेशा उन्होंने रिडिक्यूल किया है। मैं रिडिक्यूल हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने रिडिक्यूल किया है और वो कभी उन्होंने माना नहीं। एक तो होता है आप किसी को मान लें, चले हिस्सा ना दे, वो मानते ही नहीं, तो फिर ये कैसे कर लेते हैं मुलाकात? ये मेरी समझ तो बाहर है। देखें, उसमें बात ये कि हम सारे चूँकि लाहौर में रहते हैं, हम जानते हैं कि चौधरी बरादरान का दस्तरखान बड़ा वसी है और वो हमेशा आने वालों को खुश आमदीद कहता है। आसिफ अली जरदारी और कुछ तो मजहबी कुछ 2-3 रहनुमा हैं जिन्होंने उनको कहा कि आप इनसे मुलाकात करें। मैं वो नाम नहीं लेता, लेकिन ये कि उन लोगों की दरख्वास्त पे और उन लोगों के उस पे ये मुलाकात हुई। लेकिन वो जो एक शेर है ना कि जो रंजिशें थी, जो दिल में गुबार था ना गया, कि अब के बार गले मिल के भी गिला ना गया। तो वो गले मिलने के बावजूद गिला जो है शफीक साहब वो नहीं गया। माजी के अंदर एक वक्त ऐसा आया था जब ज़ियाउल हक साहब के सामने 2 ऑप्शन थी वज़ीर आला बनाने की, एक नवाज शरीफ और एक परवेज़ इलाही। नवाज शरीफ साहब ने स्मार्टली गेम खेल के और अपनी जगह बना ली। उसके बाद इस पंजाब में जो एक जिसे कहते तख्त पंजाब की जंग, क्योंकि चौधरी पंजाब के दावेदार हैं और नवाज शरीफ साहब बन गए, तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अदम एतमाद के ऊपर काम हो रहा है ना सर, वो सर जो जमातें आपस में अदम एतमाद के लिए इकट्ठी हो रही हैं, उनको तो खुद एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। उन्होंने क्या अदम एतमाद पे काम करना है? और ये जो खिचड़ी पकड़ी है कि जी अदम एतमाद, मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि कल एक फ़र्ज़ करें गुफ्तगू हुई अदम एतमाद पे, मैं मानता हूँ चलो जी गुफ्तगू हुई, तो क्या परवेज़ इलाही साहब ने या चौधरी शुजात साहब ने ये नहीं पूछा होगा जी अदम एतमाद आ गई तो हमें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? गिव एंड टेक ठीक का है है ना, तो। हमें क्या आप देंगे? तो क्या मुस्लिम लीग नून चौधरी परवेज़ इलाही साहब या चौधरी शुजात साहब को कुछ देने पे तैयार है? जो तुम कह रहे हो सलमान, वो 0 माइनस भी नहीं देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर पंजाब में तगड़े होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली तो मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा। मैं ज़ाती तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही का इसलिए फ़ैन हूँ कि बीइंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये कुछ तारीखी काम किए हैं, अच्छा परफॉर्म किया, तारीखी काम बड़े अच्छे किए हैं, परफॉर्म ठीक है, और कम वक्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। सो अगर इस तरह होता है तो वो तो इनकी मौत है सियासी। सो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, आप हमज़ा में और मोनस इलाही के अंदर बहुत पुराने राब्ते हैं। हमज़ा और शहबाज और मोनस इलाही गाहे बगाहे आपस में मिलते भी रहते हैं, उनकी खुफिया मुलाकातें भी होती हैं और उन लोगों की ख्वाहिश भी है कि जो नई नस्ल है वो आगे जाए। लेकिन जब तक ये बड़े मौजूद हैं, ये बात आप सफ़ा ही फाड़ दें कि कहीं इनके अंदर आपस में राणा साहब जो मुझे लग रहा है ना, जो हम अक्सर पुलवामा में बात करते रहते हैं कि इनका अगला हदफ इलेक्शन 23 का इलेक्शन है। और अगर देखें, अगर अदम एतमाद बहुत बड़ा सीरियस मामला है, अगर MQM या मुस्लिम लीग काफ या बाकी जमातें अगर इनसे इनके उस एक पेज पे होती हो तो कम से कम उनकी तरफ से कुछ हल्का फुल्का बयान आया था, लेकिन वो भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे फिर ही ये देखें कि मुझे लग रहा है कि अगले जो आसिफ जरदारी साहब का काफ लीग और MQM, मुझे लग रहा है कि अगले जो इलेक्शन है 23 के, उनके लिए कोई अलाइंस या इत्तेहाद वो बनाने के चक्कर में, और ये सारी काविशें जो है ना, आनियाँ जानियाँ, ये मुझे उस तरफ लग रही हैं। क्योंकि जरदारी साहब भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। जरदारी साहब सबसे धोखा, अपने आप से धोखा खा सकते हैं, मैं बड़ी बात करूं, अपने आप से धोखा खा सकते हैं, लेकिन शरीफों को वो नहीं मौका देंगे कि वो उन्हें धोखा दें। क्योंकि शरीफ तो उनकी चिड़ है ना, जो कुछ भी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ किया है, जो कुछ उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ किया है, और फिर अपना ये पैदावार ने ज़ियाउल हक की, उनका पूरा टेन्योर देख लें, जो कुछ उन्होंने कर दिया, जरदारी साहब के खिलाफ केसेस किए, उनको गवर्नर हाउस से उठवाया, सारे ये चीज़ें फिर वो ये कैसे भूलेंगे? बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए ना ये जब आएगा ना नुक्ता अरूज आएगा तो ये बिखर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, कल मौलाना फजल रहमान के अपने घर से उन्हें शिकस्त हो गई और DIG खान से PTI के जो उम्मीदवार हैं वो मेयर मुंतखब हो गए और उमर अमीन गंडापुर साहब जो है, इसमें गंडापुर साहब जो खुद हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसका रिज़ल्ट निकल आया। तो ये हैरान कुन है, ये एक्सपेक्टेड था? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इनके भाई को जो है ना डिस्क्वालीफाई कर दिया था, फिर ये इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया और उसके बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन पे आ सके। अब जो नताइज अब तक आए हैं, जो कल के बाई इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के,
उसमें एक बार फिर पीटीआई ने अपनी सियासी बर्तरी जो है वो साबित की है। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पार्टी की तंजीमें नो हुई थी तो परवेज़ खटक को दोबारा केपीके का जो है ना मरकज़ी सदर जो है ना वो बनाया गया था, और ख्याल ये था कि वो जो डैमेज हुआ है ना फर्स्ट राउंड के अंदर, वो अब सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड के अंदर उसको कंट्रोल करेंगे। उसकी एक झलक कल हमने देखी है कि पीटीआई ने दोबारा अपने आप को रीगेन किया है, एक बात। और जब ये 31 मार्च को जाके दोबारा इलेक्शंस होंगे सेकंड राउंड के, तो आप देखिएगा कि इसमें पीटीआई दोबारा मर्ज करके सामने आएगी, और ख़दशा ये है कि फिर वही इल्ज़ाम आ जाएगा कि जनाब उनको एक साजिश के तहत जो है ना अपोजिशन जमातें कहेंगी हमें हराया गया है। पहले राउंड में उनको साजिश के तहत जिताया गया था और दूसरे राउंड में वो साजिश के तहत हारेंगी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बूस्टअप है पीटीआई के लिए, ये जो कल के बाई इलेक्शंस हैं, कि जो रीगेन उन्होंने किया है इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर अगले जो 31 मार्च वाले इलेक्शंस हैं सेकंड राउंड में उसमें इनको मिलेगा। और ये फिर परवेज़ खटक साहब का कमाल होगा कि वो किस तरीके से वापस अपनी पार्टी पोजीशन को जो है ना रीगेन करते हैं और ये परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि पीटीआई इस वक्त केपीके के अंदर वाहिद सियासी कुव्वत है। और हमने इसी प्रोग्रामों में पहले भी कहा था कि पीटीआई ने मजमूई तौर पे वोटों की तादाद में भी उन्होंने पिछले राउंड में वोट ज़्यादा लिए थे और सीटें भी ज़्यादा ली। सीने के बाद में जो आज़ाद कैंडिडेट थे वो ज़्यादातर जो है वापस पीटीआई में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो बड़े पैमाने पे उन्होंने शिकस्त भी खाई थी, इस वजह से ये परसेप्शन बना कि पीटीआई शायद लूज़ कर गई है केपीके अपने घर से। लेकिन अब ये जो कल के नताइज हैं इन्होंने जाहिर किया है कि पीटीआई ने दोबारा रीगेन किया और अब ये इसका इम्पैक्ट अगले राउंड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई ने बहुत जल्द जो है ना वापस अपने आप को रीबैक किया है। ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा खुशाइंद बात है। अगर वो इस बाई इलेक्शंस के अंदर भी उसी तरीके से हारते जैसे पहले राउंड में हारे हैं, तो फिर जो सेकेंड राउंड का जो मैच होना था उसमें फिर पीटीआई को और ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। तो जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सारा का सारा दोबारा अपने आप को रीगेन करके अपनी पोजीशन को दोबारा मेंटेन किया। अच्छा, जो रिजल्ट आए ना वो डेरा इस्माइल खान से वो बड़े दिलचस्प हैं। पीटीआई के उम्मीदवार को 63,000 वोट मिले और जेयूआई के को 38,000 वोट मिले और 36,000 उसको, और फैसल करीम कुंडी को जो है वो 32,000 वोट मिले। तो ये टर्नआउट एकदम चेंज हुआ है बल्दियाती इंतखाबात जो अब पहले हुए उसके मुकाबले में। इसके पीछे क्या क्या गेन कर रही है पीटीआई वापस? देखिए राणा साहब, जो पीटीआई के जो नताइज आए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, उसमें 6 मकामात पर जो है वो 6 नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई ने हासिल की हैं, 4 जेयूआईएफ ने, 1 जमात इस्लामी ने और 1 एएनपी ने, और 2 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी ने वो सहूलतकारी जो है वो की है पीटीआई को जितवाने के लिए। और सबसे बड़ी जो सहूलतकारी हुई है वो डेरा इस्माइल खान सिटी मेयर के इलेक्शन में हुई है कि वहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी और जेयूआई के वोट आप इकट्ठे कर लें तो फिर वो पीटीआई के वोटों से ज़्यादा हो जाते हैं, और इससे इसका फ़ायदा जो है वो पीटीआई को वहाँ पर हुआ है, और पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो वाज़े बर्तरी के साथ जो है वहाँ से कामयाब हुए। एक और तहसील कौंसल है, वहाँ पर भी मैं देख रहा था कि वहाँ दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई है और वहाँ से जीतने वाली जो जमात है वो पीटीआई है, और जबकि तीसरे नंबर पर जो जमात वहाँ आई है वो जेयूआईएफ है। तो इस तरह अपोजिशन की ये खुसूसन जो तकसीम है इसका भी दूसरे राउंड के अंदर पीटीआई को फ़ायदा हुआ। और ये भी यहाँ लगता है कि पीटीआई ने जो पहले राउंड के अंदर शिकस्त हुई है, जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उससे सबक सीखा है और जिस वजह से वहाँ अच्छे नतायज जो हैं वो पीटीआई को मिले। राणा साहब, ये पीटीआई ने ये मरला क्यों जीता? क्योंकि इन्होंने ना अपना को कंसोलिडेट किया है और अपना सियासी इनिंग खेली है, और बिल्कुल उन्होंने मैनेज किया है कि इलेक्शन क्या होता है और इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा है। ये नहीं कि अपना खुला छोड़ दिया हर एक को। और ये इन्होंने फिर अपना जो इनके अलाइज थे, जो इनके अपने नीचे जैसे हुआ कि पीटीआई, पिछला इलेक्शन जो था वो पीटीआई वर्सेस पीटीआई था। बड़ा अफसोसनाक था कि इनके अपने जो लोग हारे वो भी नैरो मार्जिन से आ रहे हैं। तो ये इन्होंने एक सियासी हिकमत अमली अपनी चेंज की और जिस वजह से ये जीते। और इन्हें अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी आइंदा ये ऐसी रखनी चाहिए कि इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ें, इलेक्शन को ये थ्रो अवे ना करें कि भाई जो मर्जी खड़ा हो जाए। अगर यही ये पहले कुछ कर लेते हो तो उसके रिजल्ट मुख्तलिफ होते हैं। और मेरा ख्याल है ये इनकी अच्छा सबक मिल गया, अच्छी प्रैक्टिस इनकी हो गई है। और आइंदा जनरल इलेक्शन है या 31 मार्च को इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आगे जाएँ ताकि बेहतर रिजल्ट आएँ। अच्छा सर साहब, ये बताइए कि फजलुर रहमान क्या करेंगे? क्या वो ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने फिर हमें हरा दिया
नहीं, या वो ये जो इस वक्त जो सियासी डेरा लगा के इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में जाके वहाँ पे महाज संभालना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट का जो अपकमिंग इलेक्शन है। क्या करेंगे मौलाना फजल देखिए, रहमान? बात ये कि अब मौलाना को आपने ना एक कितनी खूबसूरती से ट्रैप कर दिया है। पेशावर में उनका मेयर हो गया है। अगर वो डेरा इस्माइल खान को तस्लीम नहीं करते तो पेशावर भी ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना देखे खामोश हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए कि उन्हें इस बात का पता है कि जो लब गया वही काफ़ी है। लेकिन आप ये देखें शफीक साहब कि जो पीटीआई के उम्मीदवार को वोट पड़े वो जेयूआई और पीपल्स पार्टी दोनों को भी मिला लें तब भी उसके ज़्यादा हैं। तो इस बात से एक बात तो सामने आई कि परवेज खटक साहब ने इलेक्शन को उन्हें इलेक्शन लड़ना आता है। आता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो शफीक अवान ने बात इंडिकेट की कि वो पहले ये हुआ था कि एक मैस क्रिएट हो गया था कि पीटीआई के मुकाबले में पीटीआई के मुकाबले में पीटीआई। यही तो असल ऊपर बैठे हुए लीडरशिप का कमाल है कि वो इस तरह की चीज़ें पैदा ना हो। और ये एक नेचुरल है कि दो कैंडिडेट हैं, आपने भी टिकट मांगी है, मैंने भी मांगी है, आपको मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो मैं अपने अंदर वो रख के और मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा। लीडरशिप का काम ये है कि वो इस तरह की ग्रीवेंसेस जो हैं वो क्रिएट ना होने दे और जेल रखे वर्कर को। तो परवेज खटक साहब की वापसी, उन्होंने माजी में भी इलेक्शन जीत के दिए, अब इस इलेक्शन से भी ये बात साबित हो गई कि उन्हें इलेक्शन लड़ना आता है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी कि वो उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। राणा साहब इसकी जो खुश आइंद बात है ना, मिस कर रहे हैं कि किसी पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया और मौलाना फजल रहमान साहब जो इल्ज़ाम लगाने में चैंपियन हैं, उन्होंने भी इसके नताइज को तस्लीम किया है। और ये जो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वादा था कि अपना वो शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं, ये अपोजिशन ने भी मान लिया है। लेकिन ना ये कभी ना ये अपना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हालांकि इतना बड़ा रिजल्ट आया, ये नहीं कहेंगे हमें रिजल्ट कबूल है। ज़रा वो बुग़्ज़े इमरान है ना, अगर वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री होते तो मानते कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हुआ है। राणा साहब, इस इलेक्शन का एक दिलचस्प पहलू जो है वो भी सामने आया कि पीपल्स पार्टी ने जो लाड़काना के अंदर मौलाना फजल रहमान ने उनको जीडीए की हमायत करके शिकस्त दिलाई थी, तो उसी तरह उनके अपने इलाके में डेरा इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी ने ये स्कोर बराबर भी किया है। खालिद साहब पीपल्स पार्टी ने फिर उत्ते लाया है, तो जो मर्जी करो पीपल्स पार्टी का स्कोर बराबर कर देने। अच्छा सर, सलमान साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, उसमें उनकी दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो वो कहते हैं कि अमरीकी जंग ने दहशत गर्दों को जन्म दिया और 18वीं तरमीम से भी बड़े मसाइल पैदा हुए। लेकिन मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, वो तर्जुमान है केपी के गवर्नमेंट के। सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब, क्या कहेंगे, डीआई खान के अंदर आपका मेयर मुंतखब हो गया और हमने देखा कि खासे वोट पड़े, दोनों मुखालिफ उम्मीदवारों के वोट भी इकट्ठे कर लें तब भी आपके ज़्यादा हैं, तो क्या वजह ये अचानक कौन सा इनकलाब आया, क्या चेंज की, क्या गलतियां थी जिनको आपने सुधारा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि अल्लाह का फजल और करम है कि पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं। और जहां तक सियासी बैकग्राउंड का या इसके पस मंजर का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि जो एक तासुर बन गया था कि शायद पीटीआई जो है वो हार चुकी है, पीटीआई माजी का हिस्सा बन चुकी है, मैं समझता हूँ वो एक गलत तासुर क्रिएट किया गया था। और वो इस तनाज़ुर में था कि 19 दिसंबर को जो इलेक्शन हुआ था, पहला फेज, पहला मरहला, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद अब पीटीआई की जगह उनकी किस्मत जो है वो जाग उठी। और मैं समझता हूँ कि वो गलत उम्मीद थी। पीटीआई को जो नुकसान भी हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो भी आपस के इख्तिलाफात की वजह से हुआ था, ना कि मुखालिफिन की और मुखालिफ सियासी पार्टियों की मकबूलियत की वजह से। तो वो बात इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने भी की थी, वज़ीर आला साहब ने भी, महमूद खान साहब ने भी यही बात की थी कि हम तो असल में अपनों से लड़ने की वजह से जो है हमें नुकसान हुआ है। तो वो बात सच साबित हो गई कल के इलेक्शन में और वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई आज भी खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात है और पीटीआई के उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद है। और देख लें कि जेयूआई के गढ़ में जो है हमने अल्लाह के फजल से
ये फतह हासिल की और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक था, उनके उम्मीदवार की तरफ से भी बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे, तो तासुर दिया जा रहा था कि शायद वही जीतेंगे, लेकिन नताइज उसके बरक्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के करम के बाद जो है पीटीआई पर अवाम के एतमाद का एक सबूत है, और इसका मतलब यही है कि पीटीआई आज भी खैबर पख्तूनख्वा की एक सियासी कुव्वत है। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म के अमेरिका के हवाले से, तालिबान के हवाले से और 18वीं तरमीम के हवाले से जो गुफ्तगू है उसे, और तलंबा में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं दोबारा। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायत का एक और सुनहरी बात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। जी वेलकम बैक। और केपी के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से टॉप ट्रेंड था ट्विटर का, और था हो गई इंसाफ की जीत। लोगों ने इस इलेक्शन के ऊपर खुल के अपने जज्बात का इजहार किया, ट्वीट किए, और उन्होंने इस फतह को इंसाफ की जीत करार दिया। सलमान साहब, मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के हवाले से, और उन्होंने कहा कि दुनिया को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप इमरान खान साहब की सियासत को देखें, इक़्तिदार में आने से पहले भी अमरीकी पॉलिटिक्स के ऊपर और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की जंग के बारे में उनकी शुरू से रिजर्वेशन थी, और वो समझते थे कि ये जंग हम पे मुसल्लत की गई है और हम बिला वजह इस जंग का शिकार होकर अपने लिए मसाइल पैदा करने का सबब बने हैं। एक बात। अब कल फिर उन्होंने ये बात की है कि ना सिर्फ अमेरिका को या आलमी दुनिया को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा, उनके बकौल इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया तो ये पूरा रीजन जो है ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की नज़र होगा। एक बात। और दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान के की जो अचीवमेंट है दहशतगर्दी की जंग में उसको कबूल नहीं किया, और हम उसका पूरा झुकाव जो है वो भारत के कोर्ट में है, और वो पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय मफादात को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहे हैं कि चीन हमारा नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बार बार वो चीन की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हमारी माशी तरक्की जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो पूरे रीजन के अंदर एक नई ब्लॉकिंग हो रही है, उसमें इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं कि वो चाइना की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका ने हमारे साथ वो सलूक नहीं किया जो हम जिसके हम मुस्तहिक थे और जो हमें अवार्ड मिलना चाहिए था। ये जितने FATF और जितनी हम पे माशी पाबंदियां लगती हैं IMF की तरफ से, ये अमेरिकी दबाव का नतीजा है ताकि वो हम पे दबाव डाले। और जब प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो हमने फिर उसका इम्पैक्ट देखा कि अमेरिकी पॉलिसी में और ज़्यादा सख्ती देखने को मिली है। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते
तो फिर ये जो सारा तालिबान के साथ अमेरिका के मामलात तय हुए, डायलॉग हुआ, प्रोसेस आगे बढ़ा, अब आप उनको रिकग्नाइज करने की बजाय उन पर माशी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके असासे जब्त कर रहे हैं, तो फिर उसका एक रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर भी आएगा। और तालिबान फिर ये कहेंगे कि ठीक है, अगर आप हमें ताकत के साथ मारना चाहते हैं, हमने तो कई दहाई आपके साथ जंग की है, मजीद हम जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि ये पूरा रीजन जो है दोबारा डिस्टेबलाइज होगा। और पाकिस्तान जब बार बार एक बात कहता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करवाना चाहते हैं दुनिया में, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के साथ साथ पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कल दोबारा आईना दिखाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका को कि जो दहशतगर्दी की जंग जो है ये आप ही की मुसल्लत करदा है, आप ही ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, और उसका नतीजा जो है ये पूरा रीजन जो है इस वक्त भुगत रहा है। लेकिन अगर आपने अपने रोल को रिविजिट ना किया और आपने भारत को खुश करने के लिए हम पे भी दबाव डाला, अफगानिस्तान में भी अफगान हुकूमत को तस्लीम ना किया, तो फिर जो उसके नताइज आएंगे वो किसी के भी हक में नहीं होंगे। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे रीजन के अंदर, बल्कि इसका फिर इम्पैक्ट जो है वो आलमी पॉलिटिक्स में भी पड़ेगा। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर उमूर खारजा की। अस्सलाम वालेकुम हुमा। जी वालेकुम अस्सलाम। हम बात कर रहे हैं कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस बात को क्या दोहराया है कि अमरीकी जंग ने दहशतगर्दों को जन्म दिया और उसके बाद अमेरिका ने दुनिया को एक आग में फेंक के खुद साइड पे खड़े हो गए। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरे ख्याल है ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट इस हवाले से आया कि अब जब बात हो रही है कि फाइनली शायद जो $7 बिलियन हैं अफगान एसेट्स जो अमेरिका ने किए में उनको रिलीज किया जाए, तो जो तरीक़ाकार उन्होंने वज़े किया और वाज़े किया वो ये कि उसमें से आधे थ्रू एनजीओज जाएंगे अफगानिस्तान को और आधे 9/11 के विक्टिम्स को जाएंगे। बिल्कुल जी, 9/11 का सबसे बड़ा विक्टिम तो अफगानिस्तान खुद है, वहाँ के लोग हैं। जो लोग उस चीज में मुलव्वस थे उनमें से एक भी अफगानी नहीं था। तो इसके हवाले से सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसी बात की अक्कासी की है कि एक तो ये लीगल नहीं है और ये एक बहुत ट्विस्टेड लॉजिक है जिसके तहत बाइडेन ने ये अनाउंसमेंट किया है। तो रिजेंटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी है, एतराज भी है। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर भी इसके हवाले से मुजाहरे हुए हैं और हम सबको पता है कि वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो अनफोल्ड हो रहा है और ऐसी सूरत में उनके पैसे पहले बहुत अरसे तक रोके रखना और फिर आधे पौने करके उन्हें देना और जिनको आपने हुकूमत खुद हवाले की है उनको रिकग्निशन ना देना, ये तमाम चीजें अफगानिस्तान को मजीद अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी। ठीक, एक कल बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की कि जो अमेरिका है उसे ड्रोन हमलों की पॉलिसी पे भी नजरसानी करने की जरूरत है। माजी में तो ये होता रहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान सरजमीन फराम करते रहे ड्रोन हमलों के लिए। खान साहब इसके खिलाफ खड़े होकर उन्होंने कल एक बार फिर इस बात को दोहराया कि एनफ इज एनफ। जी, ये बात तो देखिए, अमेरिका के बहुत ऑपरेसिव वॉर डॉक्ट्रिन्स थे जो बुश के ज़माने में फाल किए गए। एक था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और एक था हॉट परसूट। और फिर क्योंकि अमेरिकन जो है वो अपनी बॉडी लॉसेस से बहुत डरते हैं तो फिर जाहिर है कि वो ड्रोन अटैक्स या मैनलेस वॉर्स की तरफ जाना चाहते हैं, बिलखुसूस हमारे इलाकों में। इस वक्त अमेरिका जो है वो अपने आप को रीअसर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है क्योंकि रशिया भी उनको बहुत टफ टाइम दे रहा है। यूक्रेन में उनको अगर समझिए रशियन फोर्सेस यूक्रेन में दाखिल हो जाती हैं तो अमेरिका शायद एक बार फिर फिजिकल जंग में मुलव्वस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि एक बहुत समझिए रिएक्टिव अमेरिका हम देख। जी, बहुत शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा हमसे बात करनी थी प्रोग्राम का, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, मैंने कहा मैं और चीज़ें भी करनी है। मेरा ख्याल है अगले पे चले जाएं, तलम्बा वाले इशू के ऊपर चले जाएं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। जो तलम्बे में हुआ वाक़या, पहले भी हम बहुत रोते रहे हैं, पीटते रहे हैं इस मुआशरे के उस तबके की जो जिन्हें ना मज़हब की बेसिक का पता है ना इखलाकियात की, और वो पागल होके एक ऐसा अमल कर देते हैं जिसके बाद हमें दुनिया के सामने डिफेंसिव खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल। आज देखें, ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, श्रीलंकन कमेंजर का वाक़या हुआ था, इससे पहले और वाक़यात हुए हैं।
फवाद साहब का आज बयान बड़ा ज़ोरदार था कि हमें हमारे मेंबर को ना, जो मेंबर है हमारा मस्जिद महराब का मेंबर और आपके असातिज़ा इसको, और फिर आपकी पुलिस, फिर आपकी सोसाइटी, उसको को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह करते रहे तो हमारा मुल्क तो एक बिल्कुल लालसाज हो जाएगी। यानी आप जिसको चाहे जिस पर इल्ज़ाम लगा दें, साबित तो अदालत ने करना होता है ना, आप इल्ज़ाम लगा दें और उसको संसार कर दें या उसको ज़िंदा जला दें, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। पहले एक श्रीलंकन हुआ, हमारे आज मुस्लिम हुए, और काफ़ी सारे मुसलमान जो है इस इल्ज़ाम, सिर्फ इल्ज़ाम के पे उन्होंने उसको अपना संसार कर दिया, जला दिया। अब देखिए इसमें पुलिस का रोल देखें, ये थाने में थे और पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए उसे वहाँ भेज दिया मस्जिद में, और वहाँ से लोगों ने निकाल के उसके साथ जो किया वो हम उसको तस्वर भी नहीं कर सकते। इस्लाम तो आपको यही सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात देखे ना, वो जो एक वाक़या बयान करते थे कि खातून ने उन पे फेंक दिया, कचरा फेंक दिया था, उन्होंने उसको भी दाद रसी की, उसको बुरा भला नहीं कहा। हमारा मजहब ये तालीम देते हैं। और ये देखें, ये जो तालीम है, ये फ़िरका परस्ती, जो फ़िरका बंद है ना, फ़िरका बंद जो होते हैं हमारे उलमा, ये इसको फैलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको ही विल टेकन देम टू टास्क, तो ये करना चाहिए। जब तक एक दो को सजा नहीं होगी तो ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। अल्लामा ताहिर रशीफ़ी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है अल्लामा साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। आज का जो रोज़नामा दुनिया का इदारिया है वो भी इसी पे ही है, और उन्होंने इदारिया में उन्होंने कहा कि जो ये शिद्दत पसंदी है इसको काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और इस सतही इक़दामात से मसाइल जो हैं खालिद साहब हल नहीं होंगे, और मुआशरे में रवादारी के फ़रोग़ की ज़रूरत है। राना साहब, ये जो सियासाने सियालकोट के बाद अब ये तलम्बा में जो वाक़या हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जो है इस वक्त हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर आज ये उसी की आज जो है वो आकाश करता है। और इसके मैं आपको बताऊं, ज़िम्मेदार हमारे माजी के वो हुक्मरान है जो अपने सियासी मकासद के लिए जो है इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। और 77 से पहले पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात आप सुनते थे नहीं। तो ये अशरों से जो हमारा निज़ाम तालीम है उसको जो है वो वहाँ शिद्दत पसंदी क्या को जिस तरह शामिल किया गया है, ये उसका नतीजा है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। और चौधरी फवाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जब तक जो है ये मेंबर, स्कूल और थाने के अंदर इस्लाहात नहीं होंगी तो उस वक्त तक इसमें बेहतरी नहीं आ सकती, और यही सूरत हाल अगर रही तो बड़ी तबाही आएगी। और इसकी असल जो बुनियाद है वो ये है कि हम जो नेशनल एक्शन प्लान है जिस पर वफाक ने, अफवाज पाकिस्तान ने तो अमल दरामद किया, लेकिन सूबों ने जो है वो अपना किरदार जो है जो अदा करना था वो अदा नहीं किया। और पंजाब में पुलिस पर भी इस हवाले से जो है वो सवालात जो हैं अब वो उठ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई जो है अब वो क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें तलबा साहब, हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, हमारा दीन अमन का दीन है, तो फिर ये इसके ज़िम्मेदार कौन है? फ़िरका परस्ती है क्या? हम क्यों भटक गए अपने असल जो तालीम दी थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? यार देखें, फवाद साहब ने ना कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था कि अगर हमने इनको प्रॉपरली एड्रेस ना किया तो ये वो बम है जो फटते रहेंगे। बात ये है कि हमने समहाउ इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, और इसमें बहुत सारे बड़े जिम्मेदार भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए मजहबी जमातों को उभारा, और उभारने के बाद उन्हें हीरो बनाया। हीरो बनाने के बाद लोगों के अंदर एक ऐसी पेनिट्रेट कर दिया उन्होंने जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि जनाब अली हमारा मज़हब हमें ये सिखा रहा है कि शायद बस हर बात का जवाब गर्दन काटना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि आप हालत जंग में दरख्तों को भी नुकसान ना पहुँचाए। तो जो मज़हब हमें ये सिखा रहा है वो ये कैसे मुमकिन है कि हम एक पागल आदमी को, जो पागल है, उसको हमने जनाब अली इस नाम के ऊपर वो कर दिया। मेरा ख्याल है उल्मा को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। अच्छा सर, दी न्यूज़ में खालिद भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, उनका एक कालम बड़ा अच्छा लिखते हैं। उनका एक कालम आज शाया हुआ है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक।
और उन्होंने कहा कि जो पूरी दुनिया में अमूमन जो डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है वो ही ख़तरे में है और अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी भी ख़तरे में है। तो उन्होंने एक अलार्म तो बजाया है डेमोक्रेसी के हवाले से। खालिद भट्टी साहब ने अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में एक फिगर दिए हैं कि 56% लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो जमहूरियत है वो डिलीवर नहीं कर रही है, एक बात। और 52% लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि अमेरिका में जो हुकूमतें आती हैं वो अवामी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरती। अच्छा, अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया की जमहूरियतों के हवाले से कोविड के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो जमहूरियत है उसका जो 45 ममालिक हैं जहां ये जमहूरियत है वहां उसका परसेंटेज लो चला गया है, यानी लोग जमहूरियत से मुतमईन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जमहूरियत उस तरह से लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही जो उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट हैं, ख़ास तौर पे पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट हैं, ख़ास तौर पे इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट हैं, और अपना जस्टिस, सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट हैं, लॉ के कॉन्टेक्स्ट हैं। तो ये बाकायदा ये उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया में जमहूरियत को काबिल कबूल बनाना है तो फिर जमहूरियत को महज लफ्ज़ों के साथ, नारों के साथ नहीं, उसको अमली तौर पे ट्रांसलेट भी करें दुनिया के हुक्मरान, ताकि लोगों का जमहूरियत पर एतमाद जो है वो बहाल हो। ये जो हम तकरीरों के साथ जमहूरियत पर लोगों का एतमाद बहाल करना चाहते हैं वो नहीं हो सकेगा। खुद पाकिस्तान का नंबर जो है वो 167 मुल्कों के में 104 ममालिक 104 नंबर पे 104 पर है, और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट है, जब तक ये इंप्रूवमेंट इसमें नहीं आएगी तो लोगों का जमहूरियत पर एतमाद जो है वो मजबूत नहीं होगा। शॉर्ट कमेंट, कल वजीर आजम ने एक जुमला और भी कहा कि 18वीं तरमीम से भी मसाइल आ रहे हैं और ये जो जमहूरियत पाकिस्तान की है ये उस तरह डिलीवर नहीं कर रही जैसे एक आम आदमी तवक्को रखता है। देखिए, हमारे सियासतदान और हम भी अक्सर ओनर होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीरियड जो है इस मुल्क में, जब से मुल्क हम बना है तो इसमें मार्शल लॉ या फौजी हुकूमतें आई हैं, बिल्कुल आई हैं, उसको जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जब हमारी जमहूरी हुकूमतें आई हैं तो उन्होंने क्या डिलीवर किया? वो आपस में खींचातानी, उसको उसकी टांग खींचो, उसको खिलाफत में बाद लाओ, ये करो, फिर अपने उन्होंने पेट भरे। एवन फील्ड देख लें, सरे महल देख लें, इनके अपना जाती उमरा देख लें। ये ठीक है, डेमोक्रेसी जमहूरियत बड़ा अच्छा निज़ाम हुकूमत है, लेकिन इसमें अगर आप डिलीवर करें तो, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे और अपना ही अपना पेट भरेंगे तो फिर इस पे जो खतरात तो आएंगे। बिल्कुल, ये सारी जिम्मेदारी होती है हमारे सियासी जमातों पे और हमारे सियासतदानों पे कि वो फिर सबसे बड़ी मोरूसी सियासत जो जमहूरियत की दुश्मन है ना, मोरूसी सियासत है कि बाप का बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इससे बाहर आना चाहिए। और जिस तरह PTI इमरान खान देखें, वो मोरूसी सियासत में यकीन नहीं रखते, उन्होंने इस पर एक पूरा स्ट्रक्चर दिया है, तो हमें इस सब जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हुकूमत जमहूरियत जो है हमेशा खतरे में रहेगी। खालिद साहब, एक जुमला आपका। 18वीं तरमीम जो है उसने यकीनन जो डिलीवरी है हुकूमतों की, जो गवर्नेंस है, उसमें मसाइल पैदा किए हैं। ठीक है, उनके सूबों को अख्तियारात तो दे दिए गए, वजारतें उनके हवाले कर दी गई, महकमे उनको दे दिए गए, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी डिलीवर करने की, जिस वजह से जो है इस वहाँ मसाइल जो है वो सूबों के अंदर भी और वफाक में पैदा हुए। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। जाते जाते CPNE ने कल एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इखलाकियात के दायरे में इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए। गैर इखलाकी इक़दार से आ रही ज़ाती हमले, जुमलेबाजी आज़ादी सहाफ़त के असूलों के मुनाफी है। मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा स्टैंड CPNE ने लिया है और उन लोगों के लिए जो शायद ये समझते हैं कि जो चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम है वो संडे मैगज़ीन के अंदर हकीमों के छपने वाले गंदे इश्तहारात हैं और वो उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गरीदा फ़ारूकी की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी साफ़ी दोस्त हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए तमाम लोगों को कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप दूसरों पे कीचड़ उछालें और आपके दामन बचे रहें। और सहाफ़ियों के लिए, हम सहाफ़ी हैं, हमारी इज़्ज़त का ख्याल करें। आप लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत से हमारा करैक्टर भी जो है उस पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं। गरीदा फ़ारूकी हों, आसमा शिराजी हों, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन वो भी लोगों का दिल से एहतराम करना सीखें। खाली बैठ के और लोगों के किरदारों के ऊपर उंगलियां उठाने से आप खुद नहीं बच पाते। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।